हाय दोस्तों, वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। हम फिर आपके लिए एक पाँच क्वेश्चन का एक सेट लेकर के हाजिर हैं जो 2021 के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक बार देख लीजिए क्वेश्चंस। ठीक है, हम शुरू करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिड लैंग्वेज प्ले a रोल, यार है रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। कहते हैं कि डिड लैंग्वेज प्ले अ रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। हम इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। 2 है, वाई डिड बेंजी want to marry फ्लोरेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। एक्सप्लेन द फ्रेज अ पल्स इन द इटर्नल माइंड। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। लोमोव वांट्स नटालिया, है ना, नटालिया इन मैरिज। Lomov wants Natalia in marriage but is nervous. Why? Lomov wants Natalia in marriage but is nervous. Why? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। 5, explain Sicilian July with Etna smoking। तो दोस्तों ये है 5 क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट है, अच्छे हैं। हम लोग फटाफट इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले आंसर नंबर 1 क्या बोल रहा है? डिड लैंग्वेज प्ले अ रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या जो भाषा है, वो जो लैंग्वेज है, क्या मानव विकास में और डेवलपमेंट में क्या उसका कोई रोल है, क्या उसकी कोई भूमिका है? हम लोग देखते हैं। नो डाउट लिखेंगे, नो डाउट लैंग्वेज प्लेज a prominent role in human development as it facilitates inventions, discoveries, ये डी है, discoveries, as it facilitates inventions, discoveries and other scientific and social experiments forwarded to next generations
जनरेशंस। चलिए मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ। कहता है कि लैंग्वेज ह्यूमन डेवलपमेंट में मानव के विकास में कितना जिम्मेदार है, कितना रोल प्ले करता है। तो हम कहते हैं कि नो डाउट, कोई शक नहीं है, बिला शक, है ना, निस्संदेह लैंग्वेज जो है प्लेज इन प्रोमिनेंट रोल, एक बहुत ही बड़ा प्रोमिनेंट रोल क्या करता है, निभाता है इन ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव के विकास में। कैसा? एज इट, जैसा कि इट फैसिलिटेट्स, ये आसान बनाता है इन्वेंशंस को, इजादात को या आविष्कारों को, डिस्कवरीज, खोजों को, एंड अदर साइंटिफिक, और दूसरे वैज्ञानिक और सामाजिक जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसको, जो कि फॉरवर्ड किया जाता है, जो कि बढ़ा दिया जाता है टू नेक्स्ट जनरेशन्स, जो अगली पीढ़ियों के लिए, अगली पीढ़ियों को बढ़ा दिया जाता है। तो ये अगली पीढ़ियों को बढ़ाने का काम कौन करता है? लैंग्वेज। हम उस चीज़ को लैंग्वेज में लिखते हैं या हम बोलते हैं, हमारा जो लैंग्वेज होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? फॉरवर्ड करते हैं अगली पीढ़ियों को, ताकि वो इन्वेंशंस और वो जो डिस्कवरीज़ हैं वो अगली जनरेशन तक पहुंच सके। क्लियर है? चलिए, ये था पहला आपका आंसर, इसका पहला आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरे आंसर की तरफ चलते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है ना, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन 2 बोल रहा है, क्या बोल रहा है? वाई डिड बेंजी वांट टू मैरी फ्लोरेंस? तथा फ्लोरेंस वो जो लड़की थी, बेंजी उसको क्यों शादी करना चाहता था? ठीक है, बेंजी, और ये जो लिया गया है दोस्तों, ये आपको उस टॉपिक से लिया गया है, मतलब द अर्थ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? द अर्थ। ठीक है ना। बेंजी वांटेड to marry Florence against the wish of his parents. Benji wanted to marry Florence against the wish of his parents. ठीक है। He just needed someone to clean his chicken houses and help him in the business of hens. क्लियर है? Why did Benji want to marry Florence? फ्लोरेंस को क्यों शादी करना चाहता था? तो बेंजी वांटेड टू मैरी फ्लोरेंस, बेंजी फ्लोरेंस को शादी करना चाहता था, और वो उनके माँ बाप उसको नहीं चाहते थे। अगेंस्ट द विश ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माँ बाप के विश के अगेंस्ट में जाके, विरोध में जा करके वो फ्लोरेंस को शादी करना चाहता था। ही जस्ट वांटेड समवन टू क्लीन हिज चिकन हाउसेज, वो सिर्फ क्या चाहता था कि वो किसी को चाहता था, कौन? बेंजी, कि वो उसके चिकन हाउसेस की सफाई करे, एंड हेल्प हिम इन द बिजनेस ऑफ हैंड्स, और उसको जो मुर्गियों का जो वो व्यापार करता था, बिजनेस करता था, उसमें उसकी कोई मदद करे। हालांकि ये उतनी खूबसूरत नहीं थी। फ्लोरेंस हम लिख सकते हैं, दो फ्लोरेंस was not beautiful, है ना। दो मैंने, यद्यपि फ्लोरेंस खूबसूरत नहीं थी, दो फ्लोरेंस was not beautiful but could fulfill Benji's needs। ठीक, वो खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन बेंजी की ज़रूरतों को वो पूरा कर सकती थी।
तो ये आपका क्वेश्चन 1 भी हो गया और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो हम मिटा देते हैं इसको। चलिए आंसर नंबर 3 क्या बोल रहा, एक्सप्लेन द फ्रेज अ पल्स इन द एटर्नल माइंड। द फ्रेज अ पल्स इन द eternal mind has been taken और picked कह सकते हैं, has been taken from the poem the soldier by Rupert Brooke। It indicates, कौन indicates, ये pulse in the eternal mind, it indicates a vibration। क्या करता है, it indicates a vibration in the everlasting mind। It indicates a vibration in the everlasting mind of the poet to stop war crimes, है ना, and to let peace prevail all around। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ इसका मतलब। कह रहा था कि ये जो पल्स इन द एटर्नल माइंड है उसको एक्सप्लेन करिए आप। तो ये जो सर ये जो टुकड़ा है, ये जो है, ये लिया गया है, पिक किया गया है कहाँ से, द सोल्जर से, जिसको लिखा किसने है, रॉबर्ट ब्रूक ने। उसका मतलब क्या होता है, द फ्रेज, या हम लोग दिस फ्रेज लिखेंगे, दिस फ्रेज अ पल्स इन द एटर्नल माइंड। ये जो फ्रेज है हैज़ बिन टेकन, लिया गया है फ्रॉम द पोएम, किस पोएम से, द सोल्जर से लिया गया है, जो कि लिखा गया है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। इट इंडिकेट्स, ये इंडिकेट करता है, ये दर्शाता है क्या, अ वाइब्रेशन इन द एवर लास्टिंग माइंड। कहता है कि एक वाइब्रेशन, एक खलबली है ना, एक है ना, एक तरह का सेंसेशन पैदा करता है, वाइब्रेशन पैदा करता है। कहाँ, इन एवर लास्टिंग माइंड, ऐसे दिमाग में जो कि एवर लास्टिंग, जो कि हमेशा रहने वाला दिमाग है, हमेशा रहने वाली सोच है। उस सोच को क्या करता है, हिलाता है, झकझोर देता है, वाइब्रेट कर देता है। अब द पोएट, किसका, पोएट का, टू स्टॉप वॉर क्राइम्स। वो क्या करना चाहता है, वो चाहता है कि ये लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएं, ये लड़ाइयाँ ना हो। वो वॉर क्राइम्स को, है ना, युद्ध में होने वाले जो क्राइम्स हैं उसको क्या करना चाहता है, वो रोकना चाहता है। एंड टू लेट पीस, और वो क्या करना चाहता है, शांति को, पीस को, है ना, वो प्रिवेल करना चाहता है। प्रिवेल माने, है ना, बढ़ावा देना चाहता है ऑल अराउंड, चारों तरफ। कहने का मतलब है कि ये उसके जो दिमाग को पूरा झकझोर देता है। क्यों झकझोरता है, वो झकझोर देता है, वो चाहता है, वो ये चाहता है कि ये जितने भी वार हैं, युद्ध हैं, क्राइम है, ये सब कुछ रुक जाए। एक देश दूसरे देश से युद्ध ना करे, लड़ाई ना करे, वार ना छेड़े, और फिर चारों तरफ एक तरह का क्या हो, पीस प्रिवेल करे, शांतिपूर्ण माहौल हो और शांति बनी रहे। यही है इसका मतलब। अ पल्स इन द एटर्नल माइंड, कहता है कि खलबली, पल्स माने खलबली, वाइब्रेशन इन द एटर्नल माइंड, पोएट के दिमाग में जो हमेशा रहने वाला दिमाग है, सोच है, उस सोच में एक तरह का खलबली। कैसी खलबली, वही वॉर क्राइम्स को रोकने के लिए। क्लियर है। चलिए, था क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा हो गया। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। हमको इसको रब करना पड़ेगा। चलिए हम लोग इसको रब कर देते हैं। अब क्वेश्चन 4 क्या कह रहा, क्वेश्चन 4 कह रहा है, लोबोव वांट्स नटालिया इन मैरिज बट इज़ नर्वस, वाई।
कहते हैं कि लोमोव जो है वो नटालिया को मैरिज में शादी करना चाहता है, लेकिन वो काफ़ी नर्वस है, काफ़ी घबराया हुआ है। ऐसा क्यों? तो चलिए हम लोग लिखेंगे लोमोव wants Natalia to marry, but he is nervous, वो घबराया हुआ है। बिकॉज हम लोग यहीं लगा देते हैं, because he fears Natalia's uncertain behavior. He thinks that she would not accept his proposal. That's why he is very confused. तो लोमोव क्या करता है, नटालिया को शादी करना तो चाहता है, लेकिन वो नर्वस है क्योंकि वो डरता है कि नटालिया का जो अनिश्चित जो बिहेवियर, जो उसका बर्ताव है, जो उसका बिहेवियर है, उसको उसकी शादी को ठुकरा न दे। ही थिंक्स दैट, वो सोचता है कि शी वुड नॉट एक्सेप्ट हिज प्रपोजल, वो उसके प्रस्ताव को, शादी का जो प्रस्ताव था उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, स्वीकार नहीं करेगी। दैट्स वाई ही इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड, इसलिए वो जो लोमोव है बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, वो घबराया हुआ भी है। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था दोस्तों, क्वेश्चन 4 था, तो ये क्वेश्चन 4 भी हमारा पूरा हो गया। क्लियर है? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 5 में चलते हैं, इसको हम लोग रब कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 5 कह रहा है एक्सप्लेन सिसिलियन जुलाई विद एटना स्मोकिंग। ये जो आपको इन्वर्टेड कॉमा में है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है कि इसको आप एक्सप्लेन करो। नंबर 5, ओके ठीक है। सिसिलियन जुलाई विद एटना स्मोकिंग। तो सबसे पहले हमको ये पता करना है कि ये हमको लिया कहाँ से गया। आपको याद है ना, द स्नेक जो D.H. लॉरेंस ने लिखा था, सांप जो दीवार के सुराख से, उस दरार से जो बाहर निकला था, क्यों निकला था? गर्मी के कारण निकला था, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। बस वही चीज़ है, इतनी गर्मी थी, ऐसा लग रहा था कि सिसिलियन जुलाई का जो सिसिली में जो महीना होता है, ऐसा लगता है कि एटना जो एक ज्वालामुखी का नाम है वो फट गया हो, ऐसा लगता है। बिल्कुल इतनी गर्मी थी। बस उसी चीज़ को हमको एक्सप्लेन कर लेना है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे है ना, दिस एक्सेप्ट आर है एक्सेप्ट has been picked from the poem The Snake by D.H. Lawrence। ये जो एक्सेप्ट है, ये जो टुकड़ा है, वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है, वो पिक किया गया है स्नेक, जो पोएम द स्नेक है, इसको कि लिखा किसने है? D.H. लॉरेंस ने है, वहीं से लिया गया है। इट एक्सप्लेन्स द, इट क्या? इट मैंने यही जो हमको टुकड़ा दिया हुआ है, इट एक्सप्लेन्स द एक्सट्रीम हीटिंग कंडीशन, it explains the extreme heating condition of the summer day
एज इफ, ऐसा लग रहा था एज इफ द हॉट वोल्केनो एटना इन सिसिली हैड erupted। मैं आपको मतलब समझाता हूँ। कहते इसका मतलब क्या है, तो हम पहले बता दें आपको कि ये जो एक्सेप्ट है, ये जो टुकड़ा है हैज़ बिन पिक्ड, लिया गया है स्नेक से, जिसके लिखने वाले डी एच लॉरेंस हैं। इट एक्सप्लेन्स, ये एक्सप्लेन करता है द एक्सट्रीम हीटिंग कंडीशन, बहुत ही एकदम बहुत ज़्यादा जो हीटिंग कंडीशन है, जो गर्मी की अवस्था है, उसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। किसका, ऑफ द समर डे, उस दिन का जिस दिन काफ़ी गर्मी थी, है ना, है ना, समर के दिन का। मानो, एज इफ माने होता है मानो, द हॉट वोल्केनो, ऐसा लग रहा था कि कोई जो गर्म एक ज्वालामुखी है, जिसको कि एटना हम कह सकते हैं कि सिसिली में जो एटना है, हॉट वोल्केनो सिसिली एटना हैड एरप्टेड, बिल्कुल फट पड़ा हो, इतनी गर्मी उस दिन लग रही थी। तो चलिए, तो यही था क्वेश्चन नंबर आपका 5, ये भी आपका क्लियर हो गया। तो चलिए, आपका ये 5 क्वेश्चंस थे, ये एग्ज़ाम 2021 के लिए इम्पॉर्टेंट थे। आप एक बार देख लीजिएगा कैसा लगा आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। हम बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे एग्ज़ाम से संबंधित हम जल्दी हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।